हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चाणक्य बैच फॉर स्किल डेवलपमेंट इन वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें हम मॉड्यूल 3 के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने मॉड्यूल 3 का लेक्चर 1 देखा, उसमें हमने एमएसडी के बारे में देखा। तो एक बार और मॉड्यूल 3 के हमारे हम देखते हैं कि क्या क्या हमें चीज़ें कवर करनी है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो ब्रीफ में हम थोड़ा समझेंगे कि हमने क्या कवर किया। फिर उसके बाद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट एसोसिएटेड बॉडीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। देन मॉड्यूल 3 में नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा शॉर्ट टर्म कोर्सेज, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज, ये स्कीम्स की जो बात होती है मॉड्यूल 3 में हम कवर करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर चलती हैं, उनको देखेंगे हम। देन मॉड्यूल 3 में नेक्स्ट हम लॉन्ग टर्म कोर्सेज, जो ऐसे कोर्स स्किल डेवलपमेंट के जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं, कौन कौन सी ऐसी इनिशिएटिव्स और स्कीम्स हैं, उनको यहाँ पे हम कवर करेंगे। देन हम अप्रेंटिसशिप, जो भी हमारी स्कीम चल रही है, द एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1961, उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें हुई हैं सारा कुछ हम देखेंगे। उससे रिलेटेड स्कीम्स और इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट्स ऑल्सो। और इसके बाद डिफरेंट स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में जो पॉलिसीज आए, जो इनिशिएटिव्स आए, उनको हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। देन इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, अपने स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस क्या रही हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमएसडीई से, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में हम जानेंगे पहले कि अल्टीमेटली ये चीज़ें आई कैसे हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें, इसमें हमें क्या क्या जानना होगा, क्या क्या याद रखना होगा। हम पहले ही कवर कर चुके हैं कुछ चीज़ें, जैसे हमने बताया आपको कि आईटीआईज आईटीआईज आपकी इस्टेब्लिश हो गई थी इट अराउंड 1950 में। और उस टाइम पे जो मॉनिटर कर रही थी डायरेक्टरेट, DGET, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, ये इसको मॉनिटर कर रही थी। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता था? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 1950s की बात है। इसके बाद जो मेजर चेंज आता है स्किल इकोसिस्टम में, वो डेट है आपकी 9th ऑफ नवंबर 2014। इस दिन क्या होता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये स्टेब्लिश होती है, और इसी की एक सब फंक्शनल पार्ट होती है, उसका नाम है DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, इसी का पार्ट। तो इस जब ये कब होता है कि ये वाला जो ट्रेनिंग वाला पोर्शन है फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री ट्रांसफर टू द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये नेक्स्ट ईयर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये आपका 16th ऑफ अप्रैल 2015 को ये जो पावर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की ट्रेनिंग वाली, वो ट्रांसफर कर दी जाती है। ट्रेनिंग पावर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अगर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की हम बात करें कि क्या क्या काम होता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ब्रीफ में जाएंगे। बट वो प्रोसीजर हमारा ये था कि हम ऑलरेडी नोट्स बनाए थे PPT पे। अब इस बार हम, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा लोगों को समझ सही नहीं लगा, तो फिर हम पुरानी जो हमारी जो मेथड था उसको यूज़ कर रहे हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात कर लेते हैं कि इसकी अगर मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम बोल सकते हैं तो कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। जो स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, वो उसका कोऑर्डिनेशन कौन करता है? यही मिनिस्ट्री। द कोऑर्डिनेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट
स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स across country। अगला मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ डिस्कनेक्ट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्ड मैन पावर। तो वो जो मेन प्रॉब्लम है कि जो सप्लाई है आपकी और डिमांड है स्किल्ड मैन पावर की, वो जो उसको जो गैप को कौन फिल करने की बात करता है, यही वाली मिनिस्ट्री। सो द अनदर मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी इज a removal of disconnect between demand and supply of skilled manpower। जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी में डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप आ रहा है उसको कौन फिल करने की कोशिश करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। स्किल अपग्रेडेशन की बात हो, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें स्किल अपग्रेडेशन की बात होती है, जैसे हमने ऑलरेडी कवर किया एडवांस वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम। तो उसमें क्या कर रहे थे, जो एग्जिस्टिंग जो वर्कर्स थे, स्किल वर्कर थे, उनकी स्किल को अपग्रेड करना है एज पर द न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। आगे हम पूछ सकते हैं बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस द कंट्री। तो ये मेजर इसके रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ऐसे डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी मिलेंगी, पर ये हम अभी अंडरस्टैंडिंग की जो स्किल्ड इकोसिस्टम है हमारे ओवरऑल कंट्री में, अक्रॉस द कंट्री, उसका कोऑर्डिनेशन का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग। जो डिमांड सप्लाई ऑफ स्किल मैन पावर के बीच में जो डिस्कनेक्ट है उसको रिमूव करने का काम है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का। स्किल अपग्रेडेशन, ऑलरेडी स्किल बनना है बट टाइम के अकॉर्डिंग स्किल डिमांड बढ़ रही है, स्किल न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग स्किल को जो अपग्रेड करने का काम है वो कौन करवाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड। सिमिलरली जो बिल्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग फ्रेमवर्क, द ओवरऑल फ्रेमवर्क, जिससे कि मैंने आपको बताया जो ITIs और जितने भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इनकी जो मेजर पॉलिसी फ्रेमवर्क वाला जो काम है, जो स्टैंडर्ड सेट करने वाला काम है, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप करती है। तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी फंक्शनल आर्म्स की, बात कर लेते हैं द फंक्शनल आर्म्स, फंक्शनल आर्म्स ऑफ MSDE। फंक्शनल आर्म्स का मतलब है MSD ही तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन अटैच्ड है जिनसे वो अपना पर्टिकुलर फंक्शन कंप्लीट कराते हैं। तो जिसमें कौन कौन सी फंक्शनल आर्म्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो हम बोलते हैं उसमें DGT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। इसके बाद आपकी NCVET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NSDF, नेशनल स्किल डेवलपमेंट फंड। सिमिलरली सेक्टर स्किल काउंसिल, ये करीब 37 है। NSTIs, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, नेशनल स्किल ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट्स, ये करीब 33 हैं ऑल ओवर इंडिया। ITIs, इनको अगर रन करने की बात है तो इनको आपका DGT रन करता है, NSTIs को जो मॉनिटरिंग की बात है। फिर ITIs तो अगर ऑल ओवर इंडिया में करीब 15,000 के आसपास हैं और इनको DGT एंड स्टेट डायरेक्टरेट्स, ये दो लोग रन करते हैं। सिमिलरली ट्रेनिंग पार्टनर्स, कुछ ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको अराउंड 187
और इनको रजिस्टर्ड कहाँ पे होते हैं ये? एनएसटीसी में। एनएसटीसी डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग पार्टनर्स के थ्रू, सेक्टरल स्किल काउंसिल्स के थ्रू इनको कुछ असाइन वर्क, जैसे पीएम के वी वाई, डीडीजी के वी वाई, तो ये इन सब चीज़ों का जो स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराते हैं। और अगर हम बात करें कि ये जो बॉडी है एमएसडी की, जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मेन उद्देश्य है जो स्किल इंडिया मिशन है उसको ग्राउंड पे पहुंचाना। स्किल इंडिया मिशन, जो स्किल इंडिया मिशन या स्किल इंडिया इनिशिएटिव हमारी गवर्नमेंट की जो 2015 में आती है, जो लॉन्च होती है 2015 में, इसको स्किल इंडिया मीन्स पूरा इंडिया में स्किल जो लेबर हो, स्किल लेबर हो। तो ये विजन और ये मिशन जो इंडिया का है, इसको ओवरऑल इम्प्लीमेंट करने का काम इसी मिनिस्ट्री का है। तो ये कैसे कैसे करेगी? डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, जैसे पीएम के वी वाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और डिटेल में आगे समझेंगे हर चीज़ को। और कैसे करेगी ये चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट होंगी? थ्रू प्रधानमंत्री कौशल केंद्रास, एक स्कीम है आरपीएल, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में जो लोग हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के जो लोग हैं उनको सर्टिफिकेशन का काम करती है, उनको रिकॉग्नाइज करती है उनकी स्किल। पीएम युवा, पीएम युवा ये एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा की बात करती है, उद्यमशिप की बढ़ाने की बात करती है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात करती है। और इसके लिए वो सेपरेट एक और इनकी स्कीम्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एमएसएमई के अंतर्गत आती है, जिसको हम बोलते हैं पीएम मुद्रा। बेसिकली लोन की जरूरत पड़ेगी जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, तो वो पीएम मुद्रा के थ्रू पर्टिकुलर लोन अवेल कर सकते हैं। तो ये भी इनको आपस में इन्होंने मिक्स किया हुआ। इसी तरीके से अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के बारे में और थोड़ा जाने तो बस इतना जानेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपका जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं, ये जब 2015 में जब इसको पावर ट्रांसफर करी जाती है तो किस आर्टिकल के अंदर में ये बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो आर्टिकल 77, जिसमें क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 77, इसमें जो एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स की बात होती है, किसी मिनिस्ट्री को या पार्लियामेंट को या विधानसभा को, डिफरेंट बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हमारी हैं, उनको बिजनेस एलोकेशन की जो रूल्स डिजाइन किए जाते हैं इसी आर्टिकल 77 के तहत आते हैं। तो ये जो एमएसडी अगर बनी हमारी न्यू मिनिस्ट्री, और उससे पहले जो मिनिस्ट्री थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये वाले जो रूल्स थे, ये वाली जो पावर थी, जब इसमें ट्रांसफर करी गई तो ये किस रूल्स के अकॉर्डिंग इनको या किस आर्टिकल के अंतर्गत वो रूल्स इसको एलोकेट किए गए या रेस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट की गई अंडर द आर्टिकल 77 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी याद रखने वाली बात है। आगे चलते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं डीजीटी की। डीजीटी की बात कर लेते हैं। एमएसडी को और डिटेल में हमने लास्ट लेक्चर में देखा, अब डिटेल में हम एमएसडी की तरफ चलेंगे, डीजीटी की तरफ चलें। तो डीजीटी जैसा आप जानते हैं, इसको अगर हम बोले तो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, मेन फोकस इसका ट्रेनिंग का है। तो ये जो बॉडी है इसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन at national level
4 programs relating to vocational ट्रेनिंग। कहने का मतलब क्या हो गया, हम अभी एमएसडी की बात कर रहे थे, तो एमएसडी ही में कोई तो फंक्शनल आर्म होगी। एमएसडी तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर में डिफरेंट बॉडीज एंड डिफरेंट बॉडीज को कुछ कुछ काम एलोकेट किया हुआ है। तो डीजीटी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है, जिसका काम क्या है, नाम हो जाता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। और ये अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है, सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन मानती है फॉर डेवलपमेंट एंड कोऑर्डिनेशन एट नेशनल लेवल। नेशनल लेवल पर अगर डेवलपमेंट और कोऑर्डिनेशन की बात होगी, कौन से प्रोग्राम्स के बारे में, जो वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, मींस एनएसटीआई, आईटीआईज, इन सबको अगर नेशनल लेवल पे कोई मॉनिटर कर रहा है, सेंटर लेवल पे कोई मॉनिटर कर रहा है, तो वो यही ऑर्गेनाइजेशन है। आगे और समझते हैं कि जो आपकी आईटीआईज है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आईटीआईज आपकी, इनका डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल की जब बात हो, तो वो किसके अंडर में है, स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स के अंडर में। बट जब बात हो कॉमन पॉलिसी डेवलपमेंट की बात हो, या फिर स्टैंडर्ड्स सेट करने की बात हो, या फिर ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की बात हो, इस तरह की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है ये डीजीटी को दी गई है। स्टेट यूटी, स्टेट गवर्नमेंट, इसमें स्टेट डायरेक्टोरेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और यहाँ पे ये सेंट्रल डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज है इसके बारे में। और थोड़ा ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज को जो दिया गया या बदला गया, आगे हम इसके बारे में भी थोड़ा देखते हैं कि किस तरह से चीजें हुई हैं। डीजीटी अंडर डीजीईटी जो पहले हुआ करता था, was transferred in 2015 from Ministry of Labor and Employment to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship। जैसे हम अभी देख चुके हैं, पहले डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग हुआ करता था, अब है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग। तो इससे ये ट्रेनिंग वाला पोर्शन ट्रांसफर कर दिया गया 2015 में, फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट से लेके ये कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो इससे क्या हुआ, तो 2017 में टीजीटी को क्या पावर दे दी गई, एक्रीडेशन ऑफ आईटीआईज की पावर दे दी गई। तो एक्रीडेशन ऑफ आईटीआईज की जो पावर दी गई वो कब दी गई, 2017 में डीजीटी को। तो इसका क्या एवोल्यूशन है या क्या प्रोसेस है, उसको हम थोड़ा देखते हैं, कब कब किस किस के पास पावर गई। हम सबसे पहले बात करते हैं 2012 से पहले, प्री 2012। यहाँ पे क्या कहानी थी, यहाँ जो पावर थी एक्रीडेशन ऑफ आईटीआईज की, हम इसकी बात कर रहे हैं, एक्रीडेशन ऑफ आईटीआईज, इनकी पावर थी किसके पास, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, डीजीईटी के पास था। और वो कैसे करता था इसको, नॉर्म्स कौन सेट करता था, एज पर
द नॉर्म्स सेट बाय NCVT, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, ये नॉर्म सेट करता था और DGET एक्रीडिटेशन करता था ITIs का। और NCVT के पास ये भी पावर थी कि वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी कर सकता था। NCVT कैन ऑल्सो रिजेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ एक्रीडिटेशन के लिए जो अप्लाई करते थे उसको रिजेक्ट भी कर सकते, रिजेक्ट एक्रीडिटेशन। अब 2012 में क्या होता है आफ्टर 2012, तो 2012 में मेजर चेंज आता है और ये सारी जो पावर दे दी जाती है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। जो एक्रीडिटेशन की पावर थी ITIs की, वो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को कौन सी ईयर में दी जाती है? 2012 में ट्रांसफर कर दी जाती है DGET से क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर मेजर चेंज आता है जुलाई 2017। इसमें मेजर चेंज आता है कि जो पावर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी वो शिफ्ट कर दी जाती है बैक टू द DGT। लास्ट टाइम वो DGET था, अब DGT को कर दिया जाता है। तब से ये पावर DGT के पास ही है। एवरी 5 ईयर में जो एक्रीडिटेशन का काम है ये DGT करती है इन एवरी 5 ईयर। तो ये इसका थोड़ा हमने एवोल्यूशन देखा कि DGT का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, कैसे उनको एक्रीडिटेशन पावर दी गई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मेजर फंक्शंस को देखते हैं कि इसके मेजर फंक्शन क्या है। मेजर फंक्शंस, सबसे पहले हम देखेंगे जो ओवरऑल पॉलिसीज और नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स का जो सेट की जाती है वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए, वो यही करती है। जो फंक्शनल आर्मी है, वैसे हम कह रहे थे ना MSD करती है, तो MSD में भी कोई बॉडी है जिसको ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन है, तो कौन है उसमें? DGT। तो सबसे पहला काम इसका क्या है? टू फ्रेम ओवरऑल पॉलिसीज, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स for vocational training। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम कहें तो क्या है? टू डाइवर्सिफाई, अपडेट एंड एक्सपेंड ट्रेनिंग फैसिलिटीज। In terms of craftsmen and craft instructor trainings। कहने का मतलब क्या है कि जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम की बात हो रही हो या CITS जो इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग की बात हो रही हो, उनकी जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको डाइवर्सिफाई करना। डाइवर्सिफाई मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज चलाना, उनको टाइम के अकॉर्डिंग अपडेट करना और एक्सपेंड करना। तो ये सारी चीज़ें किसका काम है? ये DGT का काम। आगे इसका अगर हम मेजर DGT के फंक्शन की बात करें to organize and conduct specialized training and research at specially established training institutions।
ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। तो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग रिसर्च की अगर हम बात कर रहे हैं तो जैसे CS एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इनके इंस्टीट्यूट है, CSTRI, निमी, भारत स्किल्स। तो ये इनके ऐसे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जिन पे ट्रेनिंग और रिसर्च के फील्ड में इनका रिसर्च वर्क होता है। पर्टिकुलर क्या आगे स्टैंडर्ड रखेंगे, क्या कोर्स करिकुलम होगा, ये सारी चीजें मिलके इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से ही करते हैं। आगे हम अगर मेजर इसकी बात करें तो इम्प्लीमेंट, regulate and increase scope of training of apprentices under apprenticeship एक्ट 1961। तो आपको पता ही है कि जो आपका अप्रेंटिसशिप एक्ट है 1961 में, जो अप्रेंटिसशिप के लिए बाध्य करता है इंडस्ट्री को अप्रेंटिस रखने के लिए, तो उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन का, उसको रेगुलेट करने का और उसके स्कोप को बढ़ाने का जो काम है वो कौन करता है? आपका DGT करता है। और आगे इसका क्या हो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अगर देखा जाए, ऑर्गेनाइज वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन। तो वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर वुमेन के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल NSTI फॉर वुमेन, NSTI वुमेन, वुमेन्स के लिए नेशनल स्किल ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट्स हैं, तो उनको बढ़ावा देने का काम DGT का है। आगे हम बढ़े, प्रोवाइड वोकेशनल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग। वोकेशनल गाइडेंस एंड एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग की जो बात होगी वो भी कौन करता है? DGT करता है। आगे हम बात करते हैं, अगर आगे इनका काम जो वीकर सेक्शंस हैं, असिस्ट वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, वीकर सेक्शंस। और वीकर सेक्शंस कौन कौन से? एग्जाम्पल के तौर पे SCs, STs, PWDs, वुमेन्स भी इसी में आ गई। इवन ओल्ड एज वालों को भी असिस्ट करते हैं। किसके लिए? जनरली इस फील्ड की अगर स्किल की बात करें, टू enhancing कैपेबिलिटीज कैसी? जिससे क्या हो जाए? वेज एम्प्लॉयमेंट की बात हो जाए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात हो जाए। दोनों ही केसेस में ये असिस्ट करते हैं वीकर सेक्शंस को। DGT का काम है कि SC, ST और PWDs ओरिएंटेड स्कीम चलाई जाए जिससे वो उनकी कैपेबिलिटीज एनहेंस हो जाए, जिससे वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में आगे बढ़ जाए या फिर वेज एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में आगे बढ़ जाए। इस तरह का जो काम है ये DGT करती है। और हम देख सकते हैं क्या काम हो सकता है। और अगर हम आगे बात करते हैं, अब जैसे डिफरेंट स्कीम्स का रन यही कराती है मिनिस्ट्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल CTS की हम बात कर रहे हैं, तो CTS की जो बात है, अल्टीमेटली CTS स्कीम ITIs के थ्रू चलती है। तो उसको कौन रन कराता है, इम्प्लीमेंट कौन करता है? स्टेट डायरेक्टरेट का काम है कि जो फील्ड में इम्प्लीमेंट कराना, बट इसको रेगुलेशन का काम DGT क्या करती है? DGT का काम इसके लिए रूल्स बनाना, इसके लिए एग्जाम्स कराना,
इसके लिए सर्टिफिकेट कराना, सर्टिफिकेशन कराना, ये सारा काम जो सीटीएस स्कीम है वो डीजीटी करती है। ऐसे ही अगर अगली स्कीम की बात करें, एटीएस की बात करें, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम की बात करें, तो उसमें स्टेट डायरेक्टोरेट के साथ साथ जो स्टेट डायरेक्टरेट में स्टेट अप्रेंटिसशिप या अप्रेंटिस एडवाइजर्स होते हैं, वो स्टेट्स लेवल की अप्रेंटिसशिप को देखते हैं। ऐसे ही सेंट्रल लेवल में जो डायरेक्टर जनरल होते हैं इसके अप्रेंटिस एडवाइजर्स, वो देखते हैं थ्रू रीजनल डायरेक्टरेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के साथ देखते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें CITS जो स्कीम्स होती हैं, जो ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्टर्स की बात होती है, तो उसमें दो तरह की बेसिकली हमें आपको मिलते हैं, ITOT एंड NSTIs। जो NSTIs हैं इनको आपका DGT रन कराता है, और ये ITOT आपके स्टेट डायरेक्टरेट। तो वो अदर रेस्पॉन्सिबिलिटीज DGT को दी गई हैं। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है कि विच वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DGT, और वो दे देगा ITOT वाला दे देगा, या फिर वो द इम्प्लीमेंटेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द CTS स्कीम। तो CTS की इम्प्लीमेंटेशन एंड डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल विद द स्टेट्स, बट वो एक्चुअल उसका रूल्स बनाना, एग्जाम बनाना, सर्टिफिकेशन करना, वो DGT का पावर है। इस तरीके से हमको ये समझ में आना चाहिए। आगे हम फिर बात कर लेते हैं अदर फंक्शंस की या रेस्पॉन्सिबिलिटीज की DGT। DGT in process of constantly upgrading and modernizing the ITIs in terms of their, तो DGT का ITIs के फील्ड में क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है ये देख लेते हैं। तो ये इसका काम क्या है, अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन in terms of क्या क्या अपग्रेड। आजकल की पिछले 10 साल से स्कीम चल रही है कि DGT ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है ITIs के अपग्रेडेशन की, उनको मॉडर्नाइज करने की। अब किसके फॉर्म में, जैसे अगर उनके इंफ्रा की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, उनके जो मेथड ऑफ टीचिंग है, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, पेडागोजी, उसकी बात होगी, या फिर उसके कैरिकुलम की बात होगी, या फिर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस की बात हो गई, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इंटरवेंशंस की बात हो गई, इन्वॉल्व करने की बात हो गई। तो इस तरह की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है DGT की है, DGT ITIs के फॉर्म में क्या कर रही है, अपग्रेड, मॉडर्नाइज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा, पेडागोगी, करिकुलम एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस। और आज के टाइम पे कुछ नई इंट्रोड्यूस कर रही है। और अदर इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें, इंट्रोड्यूसिंग न्यू एज कोर्सेज। और न्यू एज कोर्सेज में जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा IoT, आपने सुना होगा रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जो बेसिकली अभी जो स्कीम आई हुई है, अभी सूर्य मित्र में सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन से लेकर एवरीथिंग उनको ट्रेन किया जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट सूर्य मित्रास जो स्कीम है, उसको भी ये सूर्य मित्रास सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस की जो बात हो रही है वो उनके थ्रू कर जाएगी। तो उनकी ट्रेनिंग कराना, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना ट्रेनिंग के लिए। आगे अगर हम बात करें तो ड्रोन टेक्नोलॉजी, मैकाट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स का पार्ट हो गया मैकाट्रॉनिक्स। इस तरह की जो फील्ड्स हैं आजकल ये DGT इन पे काम कर रही है। तो ये भी इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी DGT की। आगे हम बात करते हैं थोड़ा और एक्सपेंड करते हैं। जैसे आजकल एक स्कीम चलती है ITIs के अंदर DST, तो ये इनोवेशन DGT का ही है। इसका काम क्या है,
ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें अल्टीमेटली होता क्या है, ये करती क्या है बेसिकली, ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्री कनेक्ट एंड इम्पार्ट इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग। ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं थोड़ा ब्रीफ में, कि मीन्स कुछ ट्रेनिंग आपके इंस्टीट्यूट में होगी और कुछ ट्रेनिंग आपकी इंडस्ट्री में होगी। इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट आपस में डुअल सिस्टम की तरफ, ट्रेनिंग का जो डुअल सिस्टम की तरह काम करेंगे, जिससे हमारी जो जो स्किल गैप है और जो डिमांड सप्लाई मिसमैच है उसको कहीं ना कहीं भरने की बात होगी। अनदर इम्पोर्टेंट स्कीम्स जो आजकल चल रही है वो फ्लेक्सी एमओयू मॉडल। फ्लेक्सी का मतलब फ्लेक्सिबल मॉडल विद द डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इससे क्या होगा, ये क्या होगा, इससे जो फ्लेक्सिबल मॉडल आ रहा है ये ऑफर करता है कस्टमाइज्ड इंडस्ट्री रिलेवेंट रेटिंग। जैसी जरूरत है इंडस्ट्री को उसी तरह की कस्टमाइज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में चलाई जाए। ये नहीं कि अपनी तरफ से चला रहा है, तो इंस्टीट्यूट बताएगा कि किस तरह की ट्रेनिंग, इंस्टीट्यूट आपका इंडस्ट्री बताएगी कि आपको क्या पढ़ाना है। इससे हेल्प क्या होगी, टेलर्ड स्किल प्रोग्राम। ये अल्टीमेटली ये करेगा क्या, टेलर्ड स्किल्ड प्रोग्राम्स जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, वो टेलर स्किल प्रोग्राम चलाए जाएंगे थ्रू द इंस्टीट्यूशंस, ITIs। इस तरह के MOUs चल रहे हैं। तो इन सबको कौन हैंडल कर रहा है, DGT हैंडल कर रहा है। तो जितनी भी स्कीम्स आती रहेंगी हमको डिस्कस करते रहेंगे। तो मेजर काम पूरे, अगर मैं बात करूं MSDE की, तो सबसे बड़ा फंक्शनिंग बॉडी, इंपॉर्टेंट बॉडी है आपकी DGT, जो इस तरह की सारी एक्टिविटीज को देख रही है। तो DGT के बारे में तो इतना ही हम अभी इतना जानेंगे। इसके बाद हम डिफरेंट अदर डायरेक्टरेट्स और अदर बॉडीज के बारे में देखेंगे। आज के लिए इसमें इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिफरेंट बॉडीज को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।